जो आज हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए वो भी एकदम जीरो लेवल से। तो जो बच्चे 11 12th में हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, आईआईटी मेन एडवांस का प्रिपरेशन करते हो, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। कई सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ से स्टार्ट करें, और हम आज वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से जीरो लेवल से हम बोल सकते हैं, यानी जीरो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कई सारे बच्चों को ये लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत भारी होता है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए लेके आए, और ये इंट्रोडक्शन हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि केमिकल सबस्टांस को 3 भाग में बांटा गया। केमिकल सबस्टांस को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। किसके द्वारा? निकोलस लेमरी के द्वारा। ये साइंटिस्ट है, देखिए निकोलस लेमरी। हाँ, यही सबसे पहले केमिकल सबस्टांस को 3 भाग में बांटे थे। कब? वो भी 1675 ईस्वी में, 1675। कौन कौन सा सबस्टांस में? तो आप देख सकते हैं, ये मिनरल सबस्टांस, वेजिटेबल सबस्टांस और एनिमल सबस्टांस। ये 3 पार्ट में केमिकल सबस्टांस को डिवाइड किए। आप बोल सकते हैं सबस्टांस को 3 पार्ट में डिवाइड किए। मिनरल सबस्टांस, मिनरल सबस्टांस किसको बोला गया? तो विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, जो मिनरल से प्राप्त होता था वैसे सबस्टांस को मिनरल सबस्टांस बोला गया। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सबको मिनरल सबस्टांस बोला गया। अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है, दबा हुआ रहता है, और ऐसे सबस्टांस को ही मिनरल सबस्टांस कहा गया। वेजिटेबल सबस्टांस किसको बोला गया? वेजिटेबल सबस्टांस। तो वेजिटेबल सबस्टांस में आप देखेंगे, वेजिटेबल सबस्टांस किसको बोला गया? तो जो प्लांट से प्राप्त होता हो उसी को बोला गया क्या? वेजिटेबल सबस्टांस। जो प्लांट से प्राप्त होता हो उसी को क्या बोला गया? वेजिटेबल सबस्टांस। तो प्लांट से कौन प्राप्त होता है? जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है, शुगर, साइट्रिक एसिड, ये सब जो है शुगर, साइट्रिक एसिड, ये सब प्लांट से प्राप्त होने वाला सबस्टांस है, और इसी को बोला गया वेजिटेबल सबस्टांस। नेक्स्ट में जो तीसरा सबस्टांस था वो एनिमल सबस्टांस था। तो एनिमल सबस्टांस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से प्राप्त होता था। जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? आप एग देखे होंगे, एग में एक येलो वाला पार्ट होता है, बाकी व्हाइट वाला पार्ट। हाँ, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। तो ये एल्बुमिन, यूरिया, हाँ, यूरिक एसिड, ये सब एनिमल सबस्टांस होता है जो एनिमल से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले केमिकल सबस्टांस को इसी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद बहुत सारा केमिकल सबस्टांस ऐसा मिला जो कि प्लांट से भी प्राप्त होता था और एनिमल से भी प्राप्त होता था। यही यहां पर देखिए लिखा गया है, बट आफ्टर सम टाइम मेनी केमिकल सबस्टांस वेयर डिस्कवर्ड। कुछ समय के बाद, हाँ, कई सारा केमिकल सबस्टांस का खोज हुआ। इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ देम कैन ऑब्टेन फ्रॉम बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल, जो वेजिटेबल से भी प्राप्त होता था और एनिमल से भी प्राप्त होता था, जिसके वजह से, हाँ, सच एज नेचुरल फाइबर, वूल, सिल्क, ये सब एक ऐसा सबस्टांस है जो वेजिटेबल यानी प्लांट से भी प्राप्त हो और एनिमल से भी प्राप्त होता था, जिसके वजह से ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया? फील्ड हो गया। बोला ये क्लासिफिकेशन फिर कैसे चल सकता है? क्योंकि पहले जो निकोलस लेमरी डिवाइड किया था वो 3 पार्ट में, और सबको अलग अलग, मिनरल सबस्टांस अलग, वेजिटेबल जो प्लांट से प्राप्त होता था वो अलग, और फिर एनिमल सबस्टांस अलग। लेकिन कई सारा सबस्टांस बाद में प्राप्त हुआ जो मिला, जो कि प्लांट से भी मिल सकता था और एनिमल से भी, जिसके वजह से ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो नेक्स्ट में फिर अब हम लोग देखेंगे फिर क्या हुआ। अब ये क्लासिफिकेशन जब फेल हुआ तो फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेवोजियर, और आप लोग को पता होगा इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं?
फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये लेवोजियर क्या किए, अब केमिकल सबस्टांस को दो ही पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा? एक ऑर्गेनिक सबस्टांस और दूसरा इनऑर्गेनिक सबस्टांस। दो पार्ट में। किसको बोले ऑर्गेनिक सबस्टांस? तो विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता था, कोई जीवित चीज से प्राप्त हो, वैसे सबस्टांस को ये बताए लेवोजियर साहब कि वो क्या है? ऑर्गेनिक सबस्टांस है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के किसी और सोर्स से प्राप्त होता था, उसको बताया गया कि वो इनऑर्गेनिक सबस्टांस है। जैसे H2SO4, HNO3, ये सब इनऑर्गेनिक सबस्टांस में रखा गया। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाला फॉर्मिक एसिड, फॉर्मा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रेड एंड, लाल चींटी से पहली बार फॉर्मिक एसिड को निकाला गया था। और लाल चींटी को पहले फॉर्मा बोला जाता था, तो उसी से फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नाम दिया गया। ऐसे मिथानोइक एसिड इसका यूपीएससी नाम है। हाँ, फिर आप देखेंगे ये साइट्रस फ्रूट से निकाला गया। साइट्रस फ्रूट में क्या आता है? लेमन, जो साइट्रिक एसिड को निकाला गया। तो ये सब आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाला मेलिक एसिड। किससे? मेलस्टम से, जो एप्पल में होता है, एप्पल से प्राप्त हुआ तो मेलिक एसिड नाम दिया गया। ह्यूमन यूरिन से यूरिक एसिड पाया गया। ये सारा जो सबस्टांस है ये एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है, ऐसा बोला कौन? लेवोजियर साहब। और बोला कि जो एनी अदर सोर्स से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावे कोई सोर्स से प्राप्त हो रहा था, तो उसको बोला कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक सबस्टांस। तो ये दो ही भाग में बांटे। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या हो गया? तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वर्जेलियस। क्या नाम है? यही वर्जेलियस साहब। वर्जेलियस साहब अब देखिए क्या कह दिए। तो वर्जेलियस साहब बताए, हाँ, एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिए। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या दिए? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताए? हाँ, ये 1815 ईस्वी में organic compound were produced under the influence of vital force and that they could not be prepared artificially। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जीवित चीज में ही, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवित चीज में ही बन सकता है। मतलब कि ये लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता या आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर नहीं कराया जा सकता। ये सिर्फ जीवित चीज में, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित हो उसी में बन सकता है। वाइटल फोर्स का मतलब जो जिंदा हो। वाइटल फोर्स का क्या मतलब? जो जीवित हो उसी में ऑर्गेनिक सबस्टांस बन सकता है, कोई भी इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकता। फिर साइंटिस्ट आए, देखिए ये ओलर साहब। हाँ, ये ओलर साहब क्या बताए कि जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 1828 ईस्वी में ये पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसका नाम था क्या? यूरिया। फॉर्मूला यही है यूरिया का। तो जिसका नाम था यूरिया, उसको पहली बार लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया, जिसके वजह से वर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी एक्सेप्ट नहीं किया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया किसके वजह से? ओलर के वजह से। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, जो प्रिपेयर्ड हुआ किस में? लेबोरेटरी में। पहली बार लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियली बनने वाला कंपाउंड कौन था? यूरिया। फॉर्मूला यूरिया का NH2CO NH2। और ये कौन बनाए थे? ओलर। तो यहीं पर यहां पर दिया गया, हेंस यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी थ्रू हीटिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टांस अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट को हीट करके, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको हीट किया गया तो यही यूरिया बन गया NH2CO। तो यही यूरिया बन गया NH4CNO, अमोनियम साइनेट को सिर्फ हीट करने से। और ये कौन किए? ओलर। इसका रिएक्शन आगे है भी, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे यही आपका जो है कंपाउंड अमोनियम साइनेट है। अब अमोनियम साइनेट जो है ये यूरिया को क्या कर दिया? हिट करने से ये बन जाता है। यही देखिए यूरिया।
देयरफॉर वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फेल्ड, इसी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। आगे, नाउ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये बात कंफर्म हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंडशिप नहीं बनेगा तो लेबोरेटरी में भी बन सकता है, तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नया डिफिनेशन दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। और वो क्या बोला, हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है, हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम लोग RH से डिनोट करते हैं। R ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें H जोड़े यानी CH3 और H, तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया, R से इंडिकेट किया, और ये H एक अल्केन हो गया। तो अल्केन हाँ यहाँ हाइड्रोकार्बन के रूप में है, और हम लोग बोलेंगे अब इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच करा दें, फंक्शनल ग्रुप कोई भी ग्रुप अटैच करा दे तो इस यही हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से बना है, और इसी को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसको बोला गया, तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अब अगर आपको कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो पहले वाला नहीं बोलेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये बन सकता है या बनता हो, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस प्रकार से प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन जो हो गया वो फंडामेंटल एलिमेंट बन गया, मतलब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन क्या हो गया, फंडामेंटल एलिमेंट, मौलिक। हाँ, कार्बन इज ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंडामेंटल किसको बोलेंगे, ऐसा एलिमेंट जिसके बिना कोई चीज पॉसिबल ना हो, यानी कोई कंपाउंड, अगर कार्बन फंडामेंटल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल ना हो। तो ऐसे कार्बन के लिए हम लोग बोले कि कार्बन क्या है, फंडामेंटल एलिमेंट है। देखेंगे अगर कार्बन फंडामेंटल एलिमेंट है तो कार्बन फंडामेंटल एलिमेंट है, चलिए ठीक है। आगे कहता है देखिए, प्रॉपर्टीज मेक्स फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन अगर फंडामेंटल एलिमेंट है यानी उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन में जो कार्बन फंडामेंटल एलिमेंट है, दूसरे से कैसे कार्बन अलग है प्रॉपर्टीज में, तो वो कार्बन को ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो फंडामेंटल एलिमेंट बनाता है, तो उसमें सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं यहाँ टेट्रा वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, देख रहे 4 बॉन्ड दिख रहा है, एक साथ एक एटम कार्बन 4 एटम के साथ अटैच हो सकता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है इसका। दूसरा है कैटिनेशन पावर, यानी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, एक एटम कार्बन कई सारे एटम कार्बन के साथ लिंक कर सकता है, और लिंक करके देखिए ये ब्रांच चेन बना रहा है, ये स्ट्रेट चेन बना रहा है, ये साइक्लिक चेन बना रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है, ये साइक्लिक चेन है, तो ब्रांच चेन है। आप कह सकते हैं कि जो कैटिनेशन पावर है, कैटिनेशन पावर किसको बोलेंगे, तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी टू फॉर्म रिंग, स्ट्रेट और ब्रांच चेन, यानी कार्बन का वो एबिलिटी जिससे कार्बन स्ट्रेट चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बना लेता है, ब्रांच चेन बनाता है, साइक्लिक रिंग चेन बनाता है, और वैसे चेन को ही हम लोग बोलते हैं कि ये चेन बना लिया, और ये प्रॉपर्टी, ये एबिलिटी को ही बोलते हैं कैटिनेशन पावर। और कार्बन हाईएस्ट कैटिनेशन पावर रखता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इससे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसी के पास नहीं है, और इसी वजह से इससे ज्यादा लंबा चेन, रिंग चेन, ब्रांच चेन कोई एटम नहीं, कोई एलिमेंट का एटम नहीं बना सकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन हाँ हाईएस्ट कैटिनेशन पावर को रखता है, जिसके वजह से ये फंडामेंटल एलिमेंट बना है। कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर इन होल पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का आप बात कर लें तो कार्बन सबसे फंडामेंटल, सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर रखने वाला एलिमेंट है। तो आगे अब हम लोग चलें तो देखिए आगे क्या दिखाया गया है
कि इसमें नेक्स्ट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का भी एबिलिटी है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का एबिलिटी क्या होता है? तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ भी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ भी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी। इस प्रकार से कई तरह का मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और ये भी एक प्रॉपर्टी है कार्बन का जो इसको फंडामेंटल एलिमेंट बनाता है। तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट रीजन फॉर हाई कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन, आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो कार्बन को हाई कैटिनेशन पावर को बताता है। कौन कौन सा है? टेट्रावैलेंसी पहला, दूसरा में लोन पेयर एब्सेंट, एटम पे बोल रहा है कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, जिसके वजह से लोन पेयर उसमें रिपल्सन नहीं होता है। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एटम, इसका साइज भी छोटा है। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने के वजह से क्या होता है? बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। हाँ, और ई में है ऑल। हाँ, तो हमारे ख्याल से ये ऑल होना चाहिए। सभी प्रॉपर्टी जो है कार्बन को हाई कैटिनेशन पावर के लिए एबल बनाता है, मतलब हाई कैटिनेशन पावर इसका होता है। यही सब कुछ रीजन है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें, टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड एक साथ बना सकता है एटम, इस पे लोन पेयर नहीं होता है। जैसे आप कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे जाते हैं तो एक लोन पेयर आ जाता है, जिसके वजह से लोन पेयर रिपल्सन होने से इसका कैटिनेशन पावर घटता है। ऑक्सीजन में जाते हैं तो दो लोन पेयर हो जाता है, तो दो लोन पेयर के वजह से इसका भी रिपल्सन क्या हो जाता है? होता है, और ज्यादा कैटिनेशन पावर कम होता है। यहाँ कार्बन में एक भी लोन पेयर नहीं है, और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये सारा प्रॉपर्टी हाँ जो है इसको कैटिनेशन पावर हाई बनाता है। स्मॉलेस्ट साइज भी, और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर से बता दें, बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, और बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगे तो वो जल्दी बॉन्ड टूटेगा नहीं, और इसी के वजह से चैन लंबा होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कार्बन में कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। तो आज हम इतना ही इंट्रोडक्शन रखेंगे। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगता हो तो जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।